मेरा नाम सुंदरी था, पर आज मुझे लोग सुंदरी देवी कहकर पुकारते हैं। मेरे इस जीवन सफ़र में हर वो बात बताऊंगी आप सबको, जो मैंने 20 साल में जिया है। इस बार सब कुछ ठीक रहा तो मैं कोलकाता की सीएम बन जाऊं। मैडम, सब आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। इनका नाम हरी सिंह है, मेरे वकील और बॉडीगार्ड। पार्टी के कार्यकर्ता आकर मुझे फूलों से बनी माला पहनाकर मेरे नाम की जय जयकार कर रहे हैं। तभी अचानक हरी का फोन आता है और वो मुझसे कहता है कि आप पर हमला होने वाला है। तभी एक आदमी मेरे सामने बंदूक लेकर खड़ा है। बस, मैंने सोचा कि आज मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। पर जमील मेरे आगे खड़ा हो गया। पुलिस ने जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया, पर एक गोली चली जो मेरे पीठ पर लगी। जमील जल्दी से मुझे उठाकर कार के अंदर ले गया। गोली लगने की वजह से बेहोश हो गई, पर पूरी तरह से नहीं। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। यहाँ मैं मौत से लड़ रही थी और वहाँ पार्टी के कुछ नेता इस पर भी राजनीति शुरू कर दिया। हरि सिंह ने भी मेरी सुरक्षा और कड़ा कर दिया, पर इन तमाशों में टीवी वालों को भी मसाला मिल गया। जीरो से हीरो बनी थी। कोई होगा जो नहीं चाहता मैं सीएम बनूं। मैं 15 साल की थी। स्कूल जाने की उम्र में अपने पिताजी के साथ खेत में काम करती थी और फिर रात में अपनी दो छोटी बहन, एक छोटा भाई, इन लोगों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। माँ को गुजरी हुई 2 साल हो गया था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। कुछ दिन बाद पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। मतलब, कुछ पैसों के लिए मुझे बेच दिया था। मेरा पति मुझसे 25 साल बड़ा था। मैं अपने बहन और छोटे भाई को छोड़कर अपने पति के घर चली आई। सुहाग रात को वो मेरे कमरे में दारू पीकर आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का दे दिया। वो नशे में जाकर एक कोने में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब साहिल उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। मैं किचन में अपनी सास के साथ खाना पका रही थी। साहिल किचन में आकर मुझसे जबरदस्ती करने लगा और अपनी माँ के सामने खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। मैं चिल्ला रही थी पर किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। साहिल ने अपनी हवस की आग पूरी कर ली तो मुझे पीट कर कमरे से निकल गया। मैं बेहोश रात तक बेड पर पड़ी रही। अगले दिन सुबह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकली तो मेरे लिए घर का बहुत सारा काम पड़ा था। मैंने किसी तरह काम खत्म किया, फिर से बेहोश हो गई। इस तरह हफ्ते और महीने बीतने लगा। साहिल भी अब काम करने के लिए घर से दूर रहने लगा। हफ्ते बाद ही घर आता। उसे बीवी नहीं, एक नौकरानी चाहिए थी जो उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल कर सके। एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब साहिल को भी कोई जरूरत नहीं थी मेरी। 1 साल बाद साहिल ने तलाक दे दिया। उसने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर से अपने पिताजी के घर आ गई, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि उस जल्लाद से छुटकारा मिला। एक दिन मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरे पेट में जान पल रही थी। मेरे पिताजी मुझे लेकर अपने पति के पास गए। साहिल ने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए। वो मुझे पीटने लगा। जब पिताजी ने रोका तो उसने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। मैं अपने पिताजी के बचाव में गई तो उसने मेरे पेट पर लात मार दी। मैं वही बेहोश हो गई। पिताजी किसी तरह मुझे अस्पताल ले गए और डॉक्टर ने बताया कि मेरा बच्चा पेट में ही मर चुका था। मैं बस रोए जा रही थी। एक बुजुर्ग लेडी मेरे पास आकर बैठ गई। रो मत बेटा, तेरे रोने से तेरा बच्चा वापस नहीं आने वाला। मैं पिताजी के साथ घर आ गई। मैंने अपनी छोटी बहन और भाई को देखा। उस दिन मैंने अपने आप से एक कसम ली, बस अब नहीं। मुझे जो भी करना पड़े मैं अब ये जिंदगी नहीं जीऊंगी। कुछ दिन बाद मैं अपनी सहेली रिया से मिलने गई। वो मुंबई से आई थी। मैंने उससे कहा, तू मुझे अपने साथ मुंबई ले चल, मैं भी वहाँ काम करना चाहती हूँ। रिया ने मुझे बताया कि वो मुंबई में एक सेक्स वर्कर है। मैंने उससे पूछा कि ये कैसा काम है। उसने बताया, 200 रुपए के लिए उसे आदमी के साथ सोना पड़ेगा। मैंने रिया से पूछा कि क्या तेरे घर में सबको ये बात पता है?
रिया ने कहा, वो सब बहुत खुश हैं। क्या फर्क पड़ता है पैसा कहाँ से आता है? वो देख, मेरा भाई दिन भर मोटरसाइकिल पर घूमता रहता है। पिताजी भी खुश है। मैं परेशान होकर घर वापस आ गई। मैंने अपना सामान एक पोटली में बांध लिया। पिताजी का आशीर्वाद लेकर रिया के साथ मुंबई की तरफ चल पड़ी। मेरा जो भी खर्चा था रिया ने उठा लिया, पर मुझे अब कमा कर सारे पैसे लौटाना था। पूरे सफर में बहुत घबराई थी। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। पर अब घबराने का नहीं, डट कर सामना करना था। मैं खिड़की के पास बैठी सिर्फ बाहर देख रही थी कि रिया चाय लेकर मुझे देती है। ऐसे उदास रहेगी तो चेहरा खराब हो जाएगा। मुंबई में सिर्फ इस चेहरे को देखकर पास आते हैं मर्द। मैंने हल्की सी स्माइल के साथ चाय पिया। 2 दिन के सफर के बाद ट्रेन मुंबई पहुंच गई। मैंने और रिया ने अपना सामान लेकर स्टेशन पर खड़े हो गए। कूली ने हमारा सामान उठाकर एक टैक्सी में रख दिया। कहाँ जाना है मैडम? रिया ने कहा। ग्रैंड रोड। उस टैक्सी वाले ने मुझे और रिया को अब हवस की नजर से देखने लगा। मैं और रिया पीछे बैठ गए और वो हम दोनों को मिरर से घूर रहा था। तभी रिया ने उसे गाली दी। अबे साले, आगे देख कर चला। मैंने रिया की तरफ देखा। मैंने रिया को शांत रहने के लिए कहा तो उसने मेरी बात मान लिया। पर टैक्सी वाला, उसने मुझे देखकर कहा, लगता है तू मुंबई में नई आई है। किधर, बांग्लादेश या कोलकाता से? रिया ने उससे कहा, तुझे क्या करना है, तू बस अपना काम कर। टैक्सी वाला ने कहा, चल बोल कितना लेगी? हाँ, मगर तेरे इस दोस्त को मेरे घर आना पड़ेगा। मुंबई पहुंचे हुए अभी 20 मिनट नहीं हुआ और इसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो मेरे साथ सोने के लिए पगलाए जा रहा था। ये तेरे साथ नहीं जाना चाहती। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तू क्या इसकी दलाल है? हाँ हूं, मैं 1000 दूंगा। अबे सड़े हुए बैंगन, तू अपनी टैक्सी बेचकर भी इसके साथ नहीं जा पाएगा। हाँ, तुम लोग की औकात वो पुलिस को पता है? चूतिया, तू पुलिस वाला नहीं है। हाँ, मगर मेरी पहचान है। देख, मैं अगर तेरा 2 दिन में घमंड नहीं तोड़ा तो मेरा नाम राणा नहीं। अबे चल जा बे राणा काना। टैक्सी वहां गेट पर रोक देना और तेरे पैसे पकड़। रिया और मैं दोनों अपना सामान लेकर एक 2 मंजिला इमारत के अंदर चले गए। एक 18 साल का लड़का आकर रूम का दरवाजा खोला, जो उस चकले की सफाई का काम कर रहा था। सुंदरी, तू फ्रेश हो जा जल्दी से, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती हूँ। क्या हम खाना यहाँ नहीं बना सकते? अभी घर में कुछ भी नहीं है, कैसे बनाएगी? चल जल्दी से फ्रेश हो जा। रिया ने एक होटल में फोन किया और खाना ऑर्डर किया। मेरे नहाकर बाहर आने से पहले खाना टेबल पर रखा था। मैं सोचने लगी, कहाँ मुझे घंटों लगते थे खाना पकाने में और यहाँ कुछ ही मिनटों में खाना तैयार। पर जब मैंने पहला निवाला मुंह में रखा तो पूरा स्वाद बिगड़ गया। ये कैसा खाना है? कोई स्वाद भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं खाना बना सकती हूँ। तू यहाँ खाना बनाने आई है कि काम करने? चुपचाप खा ले, यहाँ ऐसे ही मिलता है। मैंने किसी तरह मन मारकर खाना खा तो लिया, पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिताजी, बहन, भाई की याद आ रही थी। शाम को बाबूराम घर आया, जो रिया को कस्टमर लाकर देता था। बाबू भैया, ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ यहाँ काम करने आई है। मैंने नमस्ते किया। उसने एक स्माइल देकर रिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने उठकर बालकनी की ओर चली गई। तू इतने दिन मेरे बिना कैसे रह लेती है, मैं नहीं रह पाता हूँ। थोड़ा आराम से, मेरी सहेली है। वो सब छोड़, पहले तू कमरे में चल। कमरे में से रिया की आह ऊह की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिया। करीब 3 घंटे के बाद रिया और बाबू बाहर निकल कर आए। रिया पूरी तरह से थक गई थी और उसने नशा भी किया था। सिगरेट जलाकर बाबू और रिया दोनों कश लगा रहे थे। मैंने रिया का रूप देखकर पूरी तरह शॉक थी। बाबू ने कुछ पैसे दिए रिया को और कपड़ा पहनकर चला गया। मैं रिया के पास गई और पूछा, कौन था ये आदमी? पहले मेरा कस्टमर था और अब दलाल भी है। जब भी गांव से आती हूँ तो ये सबसे पहले मेरे साथ सेक्स करता है। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, तू कुछ महीने के बाद सब कुछ समझ जाएगी और कल हम दोनों गुड्डू भैया से मिलने जाएंगे।